एक समय की बात है। एक राजा जो कि बहुत ही विद्वान और समझदार था और राजा का नाम सूर्यसेन था। उसके 4 छोटे बेटे थे। एक बार राजा सूर्यसेन बीमार पड़ गया। उसके उपचार के लिए बड़े बड़े हकीम और वैद्य बुलाए गए, परंतु कोई लाभ ना हुआ। अब राजा सूर्यसेन को लगने लगा कि उसका अंतिम समय निकट ही आ गया है। उसने अपने 4 पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा, मृत्यु का कोई इलाज नहीं हुआ करता। ये संसार एक सराय है। अब मेरे बचने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा। मैं तुम्हें जाते जाते ये शिक्षा देना चाहता हूं कि तुम 3 दिशाओं में शिकार खेलने के लिए जाना, परंतु भूल से भी कभी चौथी दिशा यानी दक्षिण दिशा में कभी मत जाना। ये कहकर राजा सूर्यसेन ने दम तोड़ दिया। सारे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई और हाहाकार मच गया। समय व्यतीत होने पर राजा के 4 पुत्र बड़े हो गए। सबसे बड़ा पुत्र का नाम सुमन था। सुमन अब 20 साल का हो गया था। उसने सिंहासन संभाल लिया। उन 4 भाइयों में आपस में बहुत ही प्यार था और जब भी शिकार खेलने के लिए जाते तो एक साथ जाते, कभी अकेले नहीं जाते थे। एक दिन 4 भाइयों ने शिकार पर जाने का फैसला किया। वे शिकार के लिए गए। वे तीनों दिशाओं में घूमते रहे, परंतु किसी भी दिशा में उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। अब खाली हाथ घर वापस जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। इसीलिए अब राजकुमारों ने चौथी दिशा, जो कि शेष रह गई थी, वहां जाने का फैसला किया। बड़े भाई सुमन ने अपने पिताजी की अंतिम समय में दी गई शिक्षा को याद किया और चौथी दिशा में जाने से रोका, परंतु जब तीनों भाइयों ने हट किया तो उसे भी मानना पड़ा। अब 4 राजकुमार चौथी दिशा में शिकार खेलने के लिए चल पड़े। वे जंगल में घूम रहे थे, परंतु उन्हें कोई भी शिकार नजर नहीं आ रहा था। तभी जंगल में उन्हें एक महल दिखाई दिया। वे 4 भाई सोचने लगे कि हमें इस महल के बारे में पता करना चाहिए। उन्होंने सबसे छोटे भाई पवन को कहा, हम इस पेड़ के नीचे बैठते हैं, तुम महल का पता करके आओ कि यह किसका है। सबसे छोटा राजकुमार पवन अपने घोड़े पर सवार होकर महल के पास पहुंचा। उसने चारों तरफ से महल का चक्कर लगाया, परंतु उसे महल में कोई दरवाजा दिखाई ना दिया। इतने में वो क्या देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बुढ़िया बैठी हुई चरखा काट रही थी। उसके पास एक ढोल पड़ा हुआ था। राजकुमार बुढ़िया के पास गया और पूछने लगा, बुढ़िया माई, इस महल का दरवाजा किधर है? बुढ़िया माई ने बड़ी ही विनम्रता से उत्तर दिया, बेटा ये ढोल यहाँ पर रखा है, इस ढोल को बजाओ तो सब पता चल जाएगा। राजकुमार पवन ने अपना घोड़ा वहां पर बांधा और ढोल को पकड़कर बजाने लगा। ढोल बजाते ही महल में एक दरवाजा खुल गया। राजकुमार दरवाजे के भीतर गया तो देखता क्या है कि एक बड़ी ही सुंदर रानी सामने बैठी थी। राजकुमार पवन उसे देखते ही मोहित हो गया। रानी उसको देखकर हंसने लगी। रानी ने राजकुमार पवन का आदर किया और उसे अपने साथ ले गई। रानी को देखकर राजकुमार पवन सब कुछ भूल गया।
वह रानी से पूछने लगा कि तुम कौन हो। रानी ने बड़ी सुंदर और मनमोहक अदा में जवाब दिया, मैं एक राजकुमारी हूं। मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ है। मैं उस राजकुमार से विवाह करूंगी जो मेरी पहेली का उत्तर देगा। राजकुमार पवन ने कहा, राजकुमारी, मैं एक राजकुमार हूं। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी पहेली क्या है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं पूरा प्रयत्न करूंगा जिससे कि मैं तुम्हारी पहेली का उत्तर दे सकूं। मेरी एक शर्त है, यदि तुमने मेरी पहेली को हल कर दिया तो तुम मुझसे विवाह कर लेना, परंतु यदि तुमसे मेरी पहेली हल ना हुई तो मैं तलवार से तुम्हारा सिर काट दूंगी। राजकुमार उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो चुका था, इसीलिए उसने रानी की बात बिना किसी प्रकार के सोच विचार किए ही मान ली। रानी ने पहेली कही, गुल ने मुसब्बर के साथ क्या किया और मुसब्बर ने गुल के साथ क्या किया। राजकुमार ने बड़ा ही प्रयत्न किया, परंतु इस पहेली का कोई हल ना निकाल सका। रानी की पहेली को ना सुलझा पाने के कारण वह अपनी पराजय को स्वीकार कर लेता है और राजकुमार ने रानी के आगे घुटने टेक दिए। रानी ने अपनी शर्त के अनुसार म्यान से तलवार निकालकर राजकुमार पवन का सिर काट दिया। राजकुमार पवन का सिर कटते ही महल का दरवाजा पहले की तरह से ही बंद हो गया। छोटा राजकुमार पवन अब मारा जा चुका था। उसके तीनों भाई उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अंत में उससे बड़े भाई विकास ने कहा, मैं पता लगाता हूं। आता बड़ा भाई विकास भी उस महल के चारों ओर घूमने लगा, परंतु उसे कोई दरवाजा ना मिला। उसने देखा कि एक तरफ उसके भाई पवन का घोड़ा बंधा हुआ था और निकट ही एक बुढ़िया चरखा काट रही थी। उसने शीघ्रता से पूछा, मेरा राजकुमार भाई पवन अपना घोड़ा बांधकर कहाँ चला गया? बुढ़िया ने उत्तर दिया, ये ढोल पड़ा हुआ है, इसे बजाओ तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जब राजकुमार विकास ने ढोल बजाया तो पहले की तरह से ही दरवाजे अपने आप खुल गए और वह रानी के पास गया। रानी ने फिर से वही पहेली दोहराई। राजकुमार से वह पहेली सुलझ ना पाई। इस प्रकार अपनी शर्त के अनुसार रानी ने उसका सिर भी तलवार से काट दिया। जब दूसरा राजकुमार विकास भी ना आया तो तीसरा राजकुमार अजय, जो बड़े भाई से छोटा था, अपने भाइयों का पता लगाने के लिए उस महल की तरफ चल पड़ा। उसने भी बुढ़िया के कहने पर ढोल बजाया। रानी के पास गया और रानी ने उसे भी पहेली पूछी। पहेली का हल ना बताने पर रानी ने उसका भी वध कर दिया। जब तीनों राजकुमारों में से कोई भी वापस नहीं आया तो सबसे बड़ा राजकुमार सुमन बड़ा ही हैरान हो गया। वह अपने घोड़े पर सवार होकर महल की तरफ चल पड़ा। वहां पर उसने 3 घोड़े बंधे हुए देखे और बुढ़िया को चरखा काटते हुए देखा। उसने जल्दी से मां पूछा, बुढ़िया मां, इन घोड़े के सवार मेरे भाई कहां पर है, जल्दी बताइए। बुढ़िया ने पहले की तरह से ही ढोल बजाने के लिए कहा। राजकुमार सुमन ने ढोल नहीं बजाया और मन ही मन सोचने लगा कि जरूर ये कोई धोखा है। उसने बुढ़िया को पकड़ लिया और उसकी चोटी पड़कर उसे 2-4 थप्पड़ जड़ दिए और गुस्से भरे स्वर में कहा, जल्दी बताओ कि राजकुमार कहां पर है।
नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बुढ़िया ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, इस महल में एक रानी रहती है जो कि तंत्र विद्या जानती है। वे आए हुए राजकुमारों से एक पहेली पूछती है। यदि राजकुमार उस पहेली को हल नहीं कर पाता तो वो उसका सिर अपनी तलवार से काट देती है। अब राजकुमार ने समझ लिया कि मेरे भाई मारे गए हैं। उसने बुढ़िया को और भी मारा पीटा और जान से मारने की धमकी देकर पूछा, बुढ़िया, यदि तुझे अपनी जान प्यारी है तो बताओ कि वह पहेली क्या है। अपनी जान तो सभी को प्यारी होती है। रोती हुई बुढ़िया ने कहा, रानी की पहेली ये है कि गुल ने मुसब्बर के साथ क्या किया और मुसब्बर ने गुल के साथ क्या किया। राजकुमार ने आंखें निकालकर बुढ़िया से पूछा, इसका हल क्या है। बुढ़िया ने कहा, बेटा, चाहे तुम मुझे मार डालो, चाहे मेरी जान बख्श दो, जितना मुझे पता था उतना मैंने तुम्हें बता दिया है। इसका हल तो मुझे भी नहीं पता। अब राजकुमार ने पूछा, इस पहेली का हल कहाँ से पता चल सकता है। बुढ़िया माँ ने कहा, दक्षिण दिशा में 400 कोस दूर गुल नाम का एक राजा राज करता है। इस पहेली का हल उससे ही पता चल सकता है। राजकुमार ने उसकी बात मान ली। उसने अपने भाइयों के घोड़े को जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया और अपने घोड़े पर सवार होकर गुल नाम के उस राजा के शहर में चल पड़ा। गम और उदासी से भरा हुआ राजकुमार सुमन अपने भाइयों का विलाप करता हुआ कई कई रात और दिन लगातार चलता रहा। एक दिन थक कर राजकुमार सुमन आराम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे लेट गया और घोड़ों को चराने के लिए छोड़ दिया। बहुत दिनों से वो सोया नहीं था, इसीलिए लेटते ही उसे नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद ही ची ची की आवाज उसके कानों में आई तो राजकुमार की आंख खुल गई। राजकुमार हड़बड़ाकर उठा तो देखता क्या है कि एक सांप वृक्ष पर चढ़ा है और वृक्ष पर हंस और हंसनी के बच्चों को खाने की कोशिश कर रहा है और वे बच्चे ची ची कर रहे हैं। राजकुमार ने म्यान से तलवार निकाली और सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर से वापस सो गया। जब हंस और हंसनी बच्चों के लिए दाना लेकर आपस आए तो बच्चों ने खाना नहीं खाया। हंस और हंसनी ने पूछा कि बच्चों, तुम दाना क्यों नहीं खा रहे। बच्चों ने कहा, पहले तुम वृक्ष के नीचे सो रहे उस अतिथि को खाना खिलाओ जिसने सांप को मारकर हमारी जान बचाई है। उन्होंने मुसाफिर को जगाया और हंस ने कहा, तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई है, हम तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। यदि तुम हमारी जान भी मांगोगे तो हाजिर है। राजकुमार ने कहा, मैं एक दुखी राजकुमार हूं। मैं गुल नाम के एक राजा के पास पहेली पूछने के लिए जा रहा हूं। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? हंस ने अपने शरीर का एक पंख उखाड़कर राजकुमार को देते हुए कहा, जब तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ तो मेरे शरीर के इस पंख में आग लगा देना। इनको आग लगेगी तो मेरा शरीर जलने लगेगा। मैं उसी पल तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। उस समय तुम्हारी सहायता करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। राजकुमार सुमन ने वो पंख संभाल कर रख लिए
और घोड़े पर सवार होकर चलते चलते गुल नाम के उस राजा के दरबार में हाजिर हो गया। राजकुमार सुमन ने राजा से फरियाद की, महाराज, मैं आपके पास अपना राजपाट घर बार छोड़कर एक पहेली पूछने के लिए आया हूँ। राजा ने कहा, बोलो क्या पहेली है? मैं पूछना चाहता हूँ कि गुल ने मुसब्बर के साथ क्या किया और मुसब्बर ने गुल के साथ क्या किया। ये सुनकर गुल नाम का वो राजा कहने लगा, ऐ खुदा के बंदे, मैं तुम्हें इस पहेली का हल तो बता दूंगा, परंतु बताने के बाद तुम्हारा सिर तलवार से काट लूंगा। बताओ, तुम्हें मंजूर है? राजकुमार ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, मुझे मंजूर है। राजपाट के काम के बाद गुल नाम का वो राजा सभी दरबारी को भेज देता है और राजकुमार को अपने पास बुलाकर कहता है, सुनो खुदा के ऐ बंदे, मैं तुम्हें गुल और मुसब्बर की कहानी सुनाता हूं। गुल तो मेरा नाम है और मेरी रानी का नाम था मुसब्बर। एक दिन आधी रात के समय में अचानक अपनी नींद से जाग गया तो मैंने देखा कि मेरी रानी पलंग पर नहीं थी। पलंग को खाली देखकर मैं बड़ा ही हैरान और परेशान हुआ, परंतु मैंने दिन में रानी से इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा। दूसरे दिन भी मैं जानबूझकर खर्राटे मारने लगा। रानी ने श्रृंगार किया और एक बर्तन में मिठाई भरी और अंधेरी रात में महल से निकल गई। मैं भी तलवार लेकर दबे पांव उसके पीछे पीछे चल पड़ा। चिंटू नाम की एक कुत्तिया भी मेरे पीछे चल पड़ी, जो कि मेरी पालतू थी। रानी शहर से बाहर एक साधु की कुटिया में चली गई। मैं छुपकर कुटिया के बाहर बैठ गया। रानी के अंदर जाते ही साधु ने बड़े ही रोब से कहा, तुमने इतनी देर क्यों कर दी? इसी पल मेरी कुटिया से बाहर हो जाओ। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। मुझे ये सुनकर बड़ा ही क्रोध आया और मैंने साधु पर तलवार से वार किया। असल में वो साधु तंत्र मंत्र जानता था और रानी के उसके साथ संबंध थे। साथ ही रानी उसे तंत्र मंत्र की शिक्षा भी ले रही थी। साधु ने अपनी शक्ति से मुझे नीचे गिरा दिया और मुझ पर हमला करने लगा। तभी मेरी पालतू कुत्तियां, जो कि मेरे पीछे पीछे आ रही थी, उसने पीछे से आकर साधु की टांग पकड़ ली और मैंने मौका पाते ही अपनी तलवार से साधु का वध कर दिया। स्त्रियों पर तलवार से वार करना वीरों को शोभा नहीं देता, इसीलिए मैंने उसी पल रानी को आदेश दिया कि हे रानी, मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। मैं इसी वक्त तुम्हें छोड़ रहा हूं। अपनी बात सुनाते हुए गुल राजा की आंखें लाल हो रही थी। उसने कहा, मुसाफिर ये है जो गुल ने मुसब्बर के साथ किया और मुसब्बर ने गुल के साथ किया। अब तुम ऐसा करो कि तुम्हें जो खाना पीना है खा लो। तुम परदेसी हो, तुम्हारा सिर मैंने कल सुबह काटना है। राजकुमार ने कहा, मैंने कुछ खाना नहीं खाया है, परंतु मेरे दिल में एक इच्छा है कि मैं महल पर चढ़कर एक हुक्का पी लूं। गुल राजा ये बात मान गया। उसने आज्ञा देकर एक हुक्का तैयार करवाया और राजकुमार महल की छत पर चढ़कर हुक्का पीने लगा। तभी राजकुमार ने अपने पास छुपाया हुआ हंस का वो पंख निकाला और हुक्के की आग से उसे जला दिया। उसी समय वो हंस तेजी से राजकुमार के पास आ गया।
उसने राजकुमार से कहा, तुम किसी मुसीबत में हो? राजकुमार सुमन ने कहा, क्या तुम मुझे यहाँ से ले जा सकते हो? हंस ने उसे शीघ्रता से अपनी पीठ पर बिठाया और वहां से उड़कर महल से बहुत दूर जंगल में जा पहुंचा। गुल राजा उसका मुंह ही ताकता रहा। उसका कोई भी चाल ना चल सका। राजकुमार सुमन के कहने पर हंस ने राजकुमार को उस महल के पास उतारा और नमस्कार करके वापस चला गया। राजकुमार सुमन उस बुढ़िया के पास गया और बोला, बताओ ढोल कहाँ पर है? बुढ़िया ने ढोल की तरफ इशारा किया। राजकुमार सुमन ने जोर से ढोल बजाया तो महल के दरवाजे खुले। राजकुमार सुमन भीतर चला गया। अंदर बैठी सुंदर रानी ने एक बार फिर से राजकुमार से वही पहेली पूछी और सोचने लगी कि ये मेरा नया शिकार है। रानी ने कहा कि यदि तुम इस पहेली को हल करते हो तो तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर कलम कर दूंगी। परंतु राजकुमार ने कहा, मुझे ये शर्त मंजूर नहीं है। मेरे घर पर पहले से ही मेरी रानी है। मुझे विवाह की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ सिर की बाजी लगाना चाहता हूं। यदि मुझसे ये पहेली हल ना हुई तो तुम मेरा सिर कलम कर देना, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा। रानी ने सोचा कि गुल मुसब्बर की कहानी इसको क्या पता होगी। इसका पता तो सिर्फ मुझे अथवा मेरे पति गुल राजा को है। रानी ने पहेली बताई कि बताओ गुल ने मुसब्बर के साथ क्या किया और मुसब्बर ने गुल के साथ क्या किया। राजकुमार ने गुल और मुसब्बर की सारी कहानी उस रानी को सुना दी और फिर उसके बाद राजकुमार ने म्यान से तलवार निकाली। उसके दिल में अपने भाइयों का प्रतिशोध लेने का क्रोध भर आया। उसने कहा, पापिन रानी, मैं तुम्हारा सिर काटने लगा हूं। तुम तंत्र मंत्र जानती हो, वास्तव में बताओ कि तुम कौन हो। अब रानी के पांव के नीचे से जमीन खिसकने लगी। वह थर थर कांपने लगी। उसके सिर पर लटकती हुई तलवार को देखकर उसके आंसू बहने लगे। आज उसे अपने सभी गुनाह याद आ रहे थे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, राजकुमार, मैं ही मुसब्बर हूं। तुम मेरी जिंदगी बख्श दो। राजकुमार सुमन ने गरज कर कहा, पापिन रानी, तुमने जितने सिरों को काटा है उस हिसाब से तुम्हें जीवन दान कभी नहीं मिल सकता। राजकुमार सुमन जो कि प्रतिशोध की अग्नि में चल रहा था, उसने एक ही झटके में रानी का सिर काट दिया। रानी का सिर काटते ही मानो चमत्कार हो गया। जितने भी सिर रानी ने काटे थे वे सभी लोग जिंदा हो गए, जिनमें राजकुमार के भाई भी थे। रानी का सिर काटते ही देखते वहां ना तो कोई महल बचा और ना ही चरखा काटती हुई कोई बुढ़िया और ना ही वहां पर कोई ढोल था। ये सब रानी द्वारा ही अपने तंत्र मंत्र से रचा गया था और उसके मरते ही सब गायब हो गया। राजकुमार सुमन अपने भाइयों को लेकर अपने देश खुशी खुशी वापस लौट गया। चोकाहातू गांव का रहने वाला किसान जग्गू, जिसके घर में कोई संतान नहीं थी, उसके विवाह को कई वर्ष गुजर चुके थे। वैसे तो जग्गू के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु संतान की कमी दोनों पति पत्नी को दुखी कर देती थी। संतान के लिए जग्गू ने सारे उपाय किए, मंदिरों में माथा टेका,
साधु संतों की सेवा की। आखिरकार भगवान ने उसके सुन ही ली। उसके घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। ऐसा सुंदर बालक मानो कि कोई फूल हो। बच्चा पैदा होने की खुशी में जग्गू ने पूरे गांव को दावत दी। जब बालक अभी 2-3 दिन का ही था और माँ उसके साथ खेल रही थी, तो अचानक माँ ने महसूस किया कि बालक के मुख से कुछ सुगंध आ रही है, परंतु अगले ही पल वो सुगंध गायब हो गई। माँ ने अपना भ्रम समझा, परंतु कभी कभी जब वह बच्चे के साथ खेलती तो उसने गौर किया कि बच्चा जब जब हंसता है तो उसके मुख से गुलाब के फूल की खुशबू आती है। उसने ये बात अपने पति को बताई। पहले तो जग्गू ने अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं किया, परंतु जब उसने खुद भी अनुभव किया कि बच्चे के हंसने पर उसके मुख से गुलाब की खुशबू आती है, तो वह भी आश्चर्यचकित रह गया। अपने बच्चे के इस विशेष गुण पर पति पत्नी बहुत ही खुश थे। आखिरकार उन्होंने बच्चे का नाम गुंजोग रखा गया, क्योंकि उसके हंसने पर गुलाब की खुशबू जो आती थी। धीरे धीरे ये खबर आस पड़ोस के लोगों को पता चली और गुंजोग की प्रसिद्ध आसपास के गांव में तो क्या पूरे राज्य में फैल गई। धीरे धीरे गुंजोग बड़ा होने लगा। वो जहां भी जाता उसके विशेष गुण के कारण लोग उसका बड़ा ही सत्कार करते। समय बीतता गया। गुंजोग अब जवान हो चुका था। वह किसान का बेटा था, इसीलिए खेती बाड़ी करके ही अपने माता पिता का निर्वाह करता था। एक सुबह की बात है, जब गुंजोग अपने खेतों में काम कर रहा था तो अचानक कुछ सैनिकों ने उसे घेर लिया और कहा कि उसे राज्य के राजा ने बुलाया है। गुंजोग इस अचानक हुई घटना से घबरा गया। उसने पूछा, आखिरकार मेरा कसूर क्या है जो आप लोग मुझे राजा के पास ले जाना चाहते हो? वो हम नहीं जानते। हमें तो राजा की आज्ञा है कि तुम्हें पढ़कर उनके सामने पेश किया जाए। डरे और घबराए हुए गुंजोग को राजा के सैनिक ले गए और राजा के सामने पेश कर दिया गया। राजा ने बड़े ही स्नेह भाव से कहा, हमने जो सुना है कि तुम जब हंसते हो तो तुम्हारे मुख से गुलाब की सुगंध निकलती है और पूरे वातावरण को महका देती है। हम तुम्हारे इस गुण की पुष्टि करना चाहते हैं और साथ ही साथ ये आश्चर्यचकित घटना देखना भी चाहते हैं। इसीलिए हमारा आदेश है कि तुम हंसो। गुंजोग एकदम से सन्न रह गया। उसने ये कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार का आदेश उसे मिलेगा। उसने अनेक प्रयत्न किया किंतु विफल रहा। हंसी आई ही नहीं। वो क्या करे? हंसी प्राकृतिक रूप से अपने आप ही आनी चाहिए, तभी गुलाब की सुगंध फैलती है, वरना नहीं। राजा ने उसे अनेक प्रकार से उत्साहित किया, धन और इनाम का लालच भी दिया, परंतु गुंजोग को हंसी नहीं आई। अब महाराज को क्रोध आने लगा। उन्होंने कहा, या तो तुम मेरे आदेश के अवहेलना कर रहे हो या फिर तुम में कोई विशेष गुण नहीं है और तुम्हारे बारे में सब बातें झूठी हैं। खैर, कारण जो भी हो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और कारागार में रखा जाएगा। राजा ने आदेश दिया कि इसे नगर से बाहर बने हुए विशेष कारागार में बंद कर दिया जाए।
और पहरेदारों को खबरदार कर दिया जाए कि यदि किसी कारण से इसे हंसी आ जाए तो तुरंत मुझे सूचना दी जाए। सैनिकों ने गुंजोक को नगर के बाहर बने हुए एक विशेष कारागार में बंद कर दिया। गुंजोक बेचारा कारागार में बंद बहुत ही उदास था। वो सोचने लगा कि उसे कभी आशा भी ना थी कि जिस गुण के कारण उसे सभी जगह सम्मान मिलता है, आज इस गुण के कारण उसे कारागार में सड़ना पड़ रहा है। बेचारा सारी रात कारागार में करवटें बदलता रहा। उसे नींद नहीं आई। कारागार के पास ही एक झोपड़ी थी। उसमें कोई युवक रहता था। कारागार की खिड़की से वो झोपड़ी साफ दिखाई देती थी और वहां की आवाजें भी सुनाई देती थी। अब गुंजोक को कारागार में कोई काम तो नहीं था, तो अक्सर वह खिड़की से उस झोपड़ी को देखता रहता। अगली रात को उसने देखा कि जब घना अंधकार छा गया तो महल की तरफ से कोई औरत उसकी झोपड़ी में आई। औरत की वेशभूषा से लगता था कि वो रानी है। जब गुंजोक ने उसे गौर से देखा तो वह रानी ही थी। रानी ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया और झोपड़ी के अंदर चली गई। रानी रोज उस झोपड़ी में आती और रात के अंतिम प्रहर में वापस लौट जाती। गुंजोक उस युवक का चेहरा तो नहीं देख पाता था, किंतु दीपक के प्रकाश में इतना अवश्य पता चलता था कि वो हमेशा रानी का इंतजार करता था। गुंजोक ने सोचा कि महाराज को ये बात बता देनी चाहिए, परंतु अपने प्रति महाराज के व्यवहार को देखकर वह चुप ही रहा। एक रात की बात है। रानी को आने में कुछ देर हो गई। युवक झोपड़ी के अंदर कुछ बेचैन सा इधर उधर चक्कर काट रहा था। जब रानी आई तो उसने क्रोध में उसे मारना शुरू कर दिया। रानी चुपचाप मार खाती रही। कहते हैं प्यार में प्रेमी की मार भी फूलों से लगती है। कुछ प्रेमिकाओं को तो प्रेमी की मार भी आनंदित करती है। खैर, जब युवक का गुस्सा शांत हो गया तब रानी ने उसका हाथ पकड़कर बिठाया और साथ में लाई हुई मिठाइयां उसे खिलाने लगी। युवक को अपने क्रोध पर अब पछतावा हो रहा था। उसने रानी से कहा, मुझे माफ कर दो प्रिय, मिलन में विलंब से मेरी बुद्धि खराब हो गई थी और मैंने तुम्हारे फूलों जैसे शरीर को क्षति पहुंचाई। रानी ने कहा, नहीं प्रियतम, क्षमा नहीं मांगते। तुम्हारे लात घुसों और हाथों के स्पर्श से मुझे असीम आनंद की अनुभूति होती है। मुझे लग रहा था मानो मैंने सारे जहां की सैर कर ली। झोपड़ी के पिछवाड़े एक धोबी बैठा हुआ था। युवक तथा रानी की बातों को वो सुन रहा था। असल बात ये थी कि उस धोबी का गधा खो गया था। उसे ढूंढते ढूंढते जब वह थक गया और सुस्ताने के लिए झोपड़ी के पिछवाड़े पर जा बैठा, उसने जब रानी के मुंह से सुना कि मैंने सारे जहां की सैर कर ली तो वह चौंक उठा। धोबी को लगा कि इस औरत ने जब सारे जहां के सैर कर ली है तो अवश्य ही कहीं ना कहीं उसका गधा भी देखा होगा। वह उठकर झोपड़ी के दरवाजे पर आया और दस्तक देने लगा। दरवाजा रानी ने खोला। धोबी उसे कहने लगा, आपने सारे जहां की सैर की है। यदि कहीं पर मेरा गधा देखा हो तो बताने का कष्ट करें। मैं उसे ढूंढने में अपने आप को असमर्थ पा रहा हूं। गुंजोक कारागार की खिड़की से ये सारा तमाशा देख और सुन रहा था।
धोबी की बात सुनकर वह खिलखिलाकर हंसने लगा। इतना हंसा कि हंसी रुकने का नाम ही ना ले। जब प्राकृतिक हंसी का फुवारा फूटा तो चारों तरफ गुलाब की सुगंध फैलती चली गई। पहरेदार तुरंत राजमहल की तरफ दौड़े और महाराज को ये खुशखबरी सुनाइए। ये चमत्कार देखने के लिए स्वयं महाराज और राजमहल के लोग कारागार की तरफ दौड़ पड़े। इसके बाद अगले दिन महाराज ने गुंजोक को अपने दरबार में प्रस्तुत होने का आदेश दिया। जब गुंजोक महाराज के सामने आया तो महाराज ने उसे उसके हंसने का कारण जानना चाहा। गुंजोक बिल्कुल चुप रहा, परंतु बार बार राजा के कहने पर उसने कहा, महाराज, यदि आप मेरी जान की सलामती का वचन दे तो मैं आपको पूरी घटना बता सकता हूं। राजा ने कहा, ठीक है, हम वचन देते हैं, तुम पूरी बात हमें बताओ। इसके बाद गुंजोक ने सारी घटना विस्तार से महाराज को कह सुनाई। सारी घटना सुनकर महाराज को अपने व्यवहार पर पश्चाताप हुआ। उसने गुंजोक को कैद से मुक्त कर दिया और बहुत सा इनाम देकर सम्मानपूर्वक उसे विदा किया। अपनी रानी को दूसरे पुरुष से संपर्क रखने के कारण कारागार में डाल दिया। अब गुंजोक के पास बहुत से धन दौलत थी और वह अपने माता पिता के पास आ गया। कुछ दिनों बाद ही गुंजोक का विवाह एक बड़ी ही सुंदर युवती से कर दिया गया और वह आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। शिमपुर राज्य पर राज करता था राजा सूर्यसेन। सूर्यसेन को अपने बगीचों में घूमने का बड़ा ही शौक था। उसे जब भी समय मिलता वो अपने बाग बगीचों की सैर करने को निकल जाता। प्रकृति के बीच में समय गुजारना उसे बड़ा ही अच्छा लगता था। एक दिन वह जब अपने शानदार बगीचे की सैर कर रहा था तो उसने देखा कि एक बारहसिंगा उसके बगीचों में घुस आया है और वो इधर उधर दौड़कर बगीचे में लगे हुए फूल पौधों को तहस-नहस कर रहा था। राजा को अपने बगीचे के पौधे और फूलों से बहुत ही लगाव था। ये दृश्य देखकर राजा आग बबूला हो गया। राजा सूर्यसेन ने तुरंत अपने सैनिकों को आवाज लगाई कि वो बारहसिंगा को पकड़े और राजा खुद भी बारहसिंगा का पीछा करते हुए दौड़ने लगा। बारहसिंगा बगीचे से बाहर आ गया और राजा ने भी उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। सूर्यसेन बारहसिंगा का पीछा करते करते अपने राज्य की अंतिम सीमा तक आ गया, परंतु वह बारहसिंगा को ना पकड़ सका। उछलता कुत्ता बारहसिंगा उसकी आंखों से ओझल हो गया। अब राजा सूर्यसेन थक चुका था। उसकी वहां से आगे जाने की इच्छा नहीं हुई, तो वह वहीं पर रुक गया। मौसम बहुत ही गर्म था और राजा को प्यास भी लगने लगी। उसने नहाने की सोची। जब वो नहा रहा था तो एक चोर उसका घोड़ा और कपड़े लेकर भाग गया। चोर अपने पुराने कपड़े वहीं पर फेंक गया। राजा के लिए अब बहुत ही खराब हालत हो गई थी। अब वो क्या करता कि अपने महल में वो वापस कैसे लौटे, क्योंकि बिना घोड़े और बिना कपड़ों के लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे। राजा ने वहां पर पड़े हुए चोर के पुराने कपड़े पहन लिए और अपने पड़ोसी राज्य को घूमने के विचार से राज्य की सीमा को पार करके दूसरे राज्य में चला गया।
बहुत दूर तक राजा सूर्यसेन चोर के कपड़ों में घूमता रहा। तभी उसकी नजर झाड़ियों में चमकती हुई एक वस्तु पर पड़ी। राजा ने तुरंत वो वस्तु उठा ली। ये वस्तु चमकता हुआ एक मोतियों का हार था, वह भी बहुत ही कीमती मोतियों का हार। राजा सोचने लगा, भगवान का लाख लाख धन्यवाद जो ये मोतियों का हार मुझे मिल गया। अब मैं अपने लिए नए कपड़े और एक घोड़ा खरीद सकता हूँ। चलो चलकर इसे बाजार में बेचने की कोशिश करता हूँ। चलते चलते वह पड़ोसी राज्य के बाजार में जा पहुंचा। वहां वो एक सोनार के पास गया और कहने लगा, सेठ जी, क्या तुम मुझसे एक मोतियों का हार खरीदोगे? मेरे पास बेचने के लिए एक कीमती हार है। मैं एक नदी पार कर रहा था तो मुझे वहां पर यह हार मिला। सोनार बोला, दिखाओ तो कैसा कीमती हार है। राजा सूर्यसेन ने वो हार सोनार को दिखाया तो हार को देखते ही सोनार चिल्ला पड़ा, अरे चोर, इसको तुमने कहां से चुराया? मैंने ऐसे ही 2 हार राजा साहब के लिए बनवाए थे, उसमें से एक पता नहीं कहां चला गया। जरूर तुमने ही ये चुराया होगा। चलो इसी समय राजा के दरबार में। नहीं सेठ जी, ऐसी बातें मत करो, मैं चोर नहीं हूं। मुझे तो ये हार पड़ा हुआ मिला था। परंतु सेठ ने उसकी एक ना सुनी और तुरंत अपना नौकर भेजकर कोतवाल को बुला भेजा। सूर्यसेन ने कोतवाल के सामने भी अपनी बेगुनाही की बात कही, मगर उसे पढ़कर महाराज के सामने हाजिर कर दिया गया। जब सूर्यसेन को महाराज के दरबार में लाया गया तो सोनार ने महाराज के सामने अपनी शिकायत रखी और सूर्यसेन को चोर बताया। राजा ने सूर्यसेन का पक्ष सुने बिना ही कहा, क्योंकि ये सोनार हमारे राज्य का एक सम्मानित व्यापारी है तो इसकी बात एकदम सच्ची मानी जाएगी, जबकि ये आदमी हमें कोई घुसपैठिया मालूम पड़ता है। इसीलिए इसे चोरी के अपराध में कारागार में डाल दिया जाए और ठीक 3 दिन के बाद इसके हाथ काट दिए जाएंगे। यही हमारे राज्य का कानून है। फैसला सुनकर सूर्यसेन घबरा गया और दया की भीख मांगने लगा, परंतु किसी ने उसकी एक ना सुनी और उसे कारागार में डाल दिया गया। इस राज्य का राजा जितना बेरहम और अन्यायी था, उसकी रानी उतनी ही दयालु थी। जब रानी को ये सारी बात मालूम हुई तो उसने राजा से कहा, महाराज, आप इतना बेरहम हुक्म कैसे दे सकते हैं, जबकि इस मामले में कोई गवाह भी पेश नहीं किया गया और ना ही आपने उस अपराधी को अपना पक्ष रखने दिया। ये सोनार तो होते ही बदमाश है। आप तो जानते ही हैं कि ये पैसे के लिए कितना झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। सच कहिए तो मुझे उस आदमी की बात पर पूरा विश्वास है। राजा ने उसे डांटते हुए कहा, जुबान संभाल कर बात करो। तुम्हें राजकाज के मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। रानी बोली, मैं चुप नहीं रहूंगी। कुछ दिनों से मैं दरबार में आपका खराब व्यवहार देख रही हूं। आपके सलाहकार और मंत्री आपसे ना खुश हैं और आपकी जनता आपसे विद्रोह करने को तैयार है। अगर आप इसी रास्ते पर चलते रहे तो सारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। रानी की बातें सुनकर महाराज का गुस्सा और भी भड़क गया।
मानो आग में घी डाल दिया गया हो। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें उस आदमी से इतनी हमदर्दी है तो मैं तुम्हें उसी के पास पहुंचा देता हूं। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी को भी उस चोर के साथ कैद खाने में डाल दिया जाए। सैनिक ये सुनकर चौंक पड़े। वे चाहते तो नहीं थे, परंतु राजा के हुक्म का पालन करना उनकी मजबूरी थी। सैनिकों ने रानी को सूर्यसेन के साथ उसी कारागार में डाल दिया। सूर्यसेन ने जब रानी को अपने कारागार में देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। रानी ने उसे पूरी बात बताई। अब सूर्यसेन और रानी दोनों को ही एक दूसरे से हमदर्दी हो गई थी। वो रात दोनों ने जागकर बिताई। कारागार के कुछ सैनिक रानी के वफादार थे, जबकि वो महाराज से नाखुश थे। अगली रात रानी अपने वफादार सैनिकों की मदद से सूर्यसेन को साथ लेकर कारागार से फरार हो गई। दोनों भागकर राज्य से दूर एक जंगल में जा पहुंचे और झोपड़ी बनाकर वहां रहने लगे। सूर्यसेन को कारागार में बहुत ही यातनाएं दी गई थी, जिसकी वजह से वो अस्वस्थ रहने लगा था। रानी ने उसकी बहुत ही सेवा की, जब तक कि सूर्यसेन ठीक नहीं हो गया। जल्दी ही रानी सूर्यसेन को पसंद करने लगी। सूर्यसेन भी रानी के प्यार का बदला प्यार से ही दिया और दोनों ने विवाह कर लिया। सूर्यसेन जंगल से लड़कियां काटकर बेचने लगा, जिससे कि वो अपना जीवन निर्वाह करने लगे थे। कुछ महीनों बाद सूर्यसेन की पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। एक दिन की बात है, जब सूर्यसेन की पत्नी जंगल में कुछ फल तोड़ने गई हुई थी, तो उसका पति और बच्चा सोए हुए थे। अपने बच्चे को वो सूर्यसेन की निगरानी में छोड़ गई थी। घुटनों के बल चलते चलते बच्चा नजदीक के ही एक कुएं के पास जा पहुंचा और कुएं में गिर गया। जब सूर्यसेन की आंख खुली तो बच्चे को वहां ना पाकर वो बहुत ही दुखी हुआ। वह तो बिल्कुल पागल सा ही हो गया था और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। कहने लगा, लगता है कि मेरे बच्चे को किसी जंगली जानवर ने खा लिया है। अब मैं क्या करूं? इसकी मां को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? शाम के समय जब उसकी पत्नी जंगल से लौटी तो ये जानकर वह भी दुखी हुई कि उसका बच्चा वहां पर नहीं था। पर वह एक बहुत ही बहादुर और समझदार स्त्री थी, इसीलिए उसने खुद भी धीरज रखा और अपने पति को भी समझाया कि हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा हुआ था, आप दुख मत कीजिए। रात के समय सूर्यसेन सो नहीं सका। वह अपने बच्चे के बारे में ही सोचता रहा और उसी को याद करता रहा। यह उसके लिए अच्छा ही हुआ कि वो सो ना पाया, क्योंकि रात के तीसरे पहर दो पक्षी उनके दरवाजे पर लगे हुए एक पेड़ पर आकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। एक पक्षी ने कहा, दोस्त देखो, दुनिया में कितनी मुश्किलें हैं। जरा देखो इस आदमी के साथ क्या हुआ। इसको अपना देश छोड़ना पड़ा और बेचारा दूसरे देश में भिखारी की तरह रह रहा है, जहां उसको बड़े अन्यायपूर्ण ढंग से सजा दी गई। और अब यह अपने सुंदर से बेटे के दुख में परेशान भी है। इसका बेटा कल दोपहर से ही इस कुएं में गिर गया था। दूसरा पक्षी बोला, इन बेचारे लोगों को क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ी, क्या इनके लिए कुछ किया नहीं जा सकता?
हाँ, किया जा सकता है। अगर सूर्यसेन इस कुएं में कूद जाए तो वह आसानी से अपने बच्चे को बचा सकता है, क्योंकि वो बच्चा अभी भी कुएं में जिंदा है। राजा सूर्यसेन ने उन दोनों पक्षियों की बातें सुनी तो उसे सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई। जैसे ही सुबह हुई उसने अपनी पत्नी को जगाया और उस रात वाली बात बताई और उसकी सलाह मांगी। रानी बोली, आप पक्षियों की बातें मानकर कुएं में कूद जाइए। राजा उसी समय कुएं में कूद गया और उसने अपने बच्चे की जान बचा ली। इस घटना के कुछ दिनों बाद जब सूर्यसेन और रानी सो रहे थे तो अचानक कुछ आहट सुनकर चौंक गए। बाहर देखा तो कुछ सैनिकों ने उन्हें घेर रखा था। वह भय के मारे कांपने लगे कि शत्रु राजा ने उन्हें फिर से पकड़ने के लिए सैनिक भेजे हैं। परंतु तभी सूर्यसेन का एक पुराना मंत्री उसके सामने आया और अपने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, आखिर हमने आपको ढूंढ ही लिया। उसे देखकर सूर्यसेन बहुत ही खुश हुआ। तब मंत्री ने बताया कि उसने अपने गुप्तचरों की सहायता से सूर्यसेन को ढूंढने में सफलता पाली है और ये भी बताया कि उसके राज्य की जनता बेसब्री से सूर्यसेन का इंतजार कर रही है। अब राजा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपने राज्य वापस चला गया। सूर्यसेन फिर से अपनी राजगद्दी पर बैठ गया और पहले की तरह ही राज करने लगा। गद्दी पर बैठते ही सूर्यसेन सबसे पहले ये काम किया कि अपनी सेना को लेकर उसने उस राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी जिसने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। इस युद्ध में सूर्यसेन जीत गया और वह दूसरा राजा हार गया। शत्रु राजा सूर्यसेन से दया की भीख मांगने लगा। शत्रु राजा ने बताया कि इन दुष्ट सोनार की वजह से उसने सूर्यसेन के साथ ऐसा व्यवहार किया था। अब वह उसको जाते ही सजा देगा। शत्रु राजा को गिड़गिड़ाता हुआ देखकर सूर्यसेन को उस पर दया आ गई और सूर्यसेन ने उसे माफ कर दिया और उसे छोड़ दिया। उसके बाद सारे राज्य में शांति और खुशहाली फैल गई। सूर्यसेन अब अपनी पत्नी और बच्चे के एक खुशहाल जीवन बिताने लगा।